नमस्कार। पेपर 1 यूजीसी नेट 2018, इसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे वीडियो में कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं और राइट आंसर क्या है। तो एनालाइज करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि प्रिपरेशन में तो इंडिविजुअल का ज़रूर रहता है कि कैसे वो प्रिपेयर कर रहा है, उसका कैसे अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की। कोई भी क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट तो नहीं होता है, बट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहली बात है कि एफ ऑप्शन दी हुई है, इसमें 6 ऑप्शन दिए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इमोशनल इंटेलिजेंस एज ए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें हमने बेस्ट आंसर चूज़ करना होता है। तो बेस्ट आंसर चूज़ करने के लिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक की, कि वो बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है। तो रिकोगनाइज देयर ओन एंड अदर पीपल इमोशंस। दूसरा है एक्सप्रेसिंग देयर इमोशन स्ट्रांगली। देयर इमोशन यानी कैरेक्टर्स की, ये नहीं हो सकता है। यूज इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड द थिंकिंग एंड बिहेवियर। Next one is good observation, scientific thinking and deductive reasoning, adjusting emotions to adapt the environments, being creative and open to the diverse viewpoints। तो इसका जो राइट आंसर है वो ACE, फर्स्ट वाला, जो अपने और दूसरों के इमोशंस। C, यूज इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड द थिंकिंग एंड बिहेवियर। और E, एडजस्टिंग इमोशंस टू अडेप्ट द एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए। तो ये है, तो काफ़ी कम्प्लेक्स एक बड़ा सा क्वेश्चन है, उसमें से बेस्ट चूज़ करना है। तो आंसर इज ACE। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बेस्ट डिस्क्राइब द एसिंक्रोनस टीचिंग एड। ये फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करिए, एसिंक्रोनस का मतलब जो एट ए वन टाइम नहीं हो रहा है, एट ए वन टाइम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो एट ए वन टाइम जो चैट होती है वो एट ए वन टाइम होती है, हैंग आउट जो है एट ए वन टाइम होता है। तो ये इसको छोड़ के बाकी है तो क्या है हमारे पास, स्काइपी भी उस तरह का ही है जिसमें कि हम चैट करते हैं। तो ब्लॉग, फेसबुक और ईमेल, ये हमारे पास क्या है, एसिंक्रोनस मोड है। बाकी क्या है, सिंक्रोनस मोड है, जैसे आप भेजो उसको रिस्पॉन्ड हो जाएगा। द गोल ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़, फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो गोल है वो क्या है। सो राइट, फॉर्मेटिव असेसमेंट किसको रेफर करता है, वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स दैट टीचर्स यूज टू कंडक्ट इन प्रोसेस एवेल्यूशन ऑफ स्टूडेंट कंप्रिहेंसिव लर्निंग नीड्स एंड एकेडमिक प्रोसेस ड्यूरिंग द लेसन एंड यूनिट एंड कोर्स। तो जो मतलब कंटिन्यूसली किसी एक प्रोसेस के अंदर रहता है, जो मेथड यूज़ करता है टीचर फर्दर इवेल्यूएशन करने को अपनी क्लासरूम में, अपने एक पर्टिकुलर यूनिट को ख़त्म करने के बाद या पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म करने के बाद, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो ये मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड द ऑन गोइंग फीडबैक, इसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 4, इन स्कूल ये बताया गया है, वेयर देर आर द लार्ज नंबर ऑफ फेलियर्स यू मे लाइक टू डेवलप ए टेस्ट फॉर एलिमिनेटिंग दोज हु आर लाइकली टू हैव सब्सटेंशियल डिफिकल्टी इन मीटिंग द एकेडमिक गोल्स ऑफ टीचिंग। फॉर दिस यू नीड ए डेवलप ए टेस्ट which should be able to predict the individual's ability and readiness to undertake the study of school subject successfully. What is the name of the such test? तो ये टेस्ट कौन से हैं? सभी टेस्ट को यदि हम अंडरस्टैंड करेंगे तो एक टेस्ट है हमारे पास प्रोग्नोस्टिक टेस्ट दैट एक्ट एज मीन ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर कैरियर, उसके बारे में। दूसरा अचीवमेंट टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ डेवलप्ड स्किल एंड नॉलेज, किसी में कोई पर्टिकुलर स्किल है उसकी नॉलेज को चेक करने के लिए उसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं हम। एटीट्यूड टेस्ट एम्स एंड मेजर इंडिविजुअल इमोशंस, इंटेलेक्चुअल्स एंड बिहेवियर टेंडेंसीज एंड इंटरेस्ट। एनालिटिकल टेस्ट क्या है, एनालिटिकल टेस्ट इज रिलेटेड टू द रीजनिंग वे ऑफ मेजरिंग द कैंडिडेट्स कंप्रीहेंशन स्किल, देयर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द की इन्फॉर्मेशन एंड अप्लाई लॉजिक एंड फाइंड द पैटर्न्स। तो इसमें कहा गया है कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, तो राइट आंसर क्या है, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, द फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, इन टीचिंग लर्निंग कंटेस्ट रिजल्ट ऑफ एवेल्यूशन आर यूजफुल टू द टीचर्स इन द वेरियस वे। विच अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज फॉर ए टीचर। रिजल्ट आता है स्टूडेंट का, तो उसके बाद टीचर इनमें से कौन सा है जो कि बहुत इफेक्टिव है। तो राइट आंसर क्या, फर्स्ट प्लानिंग इंस्ट्रक्शन नोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी यूज बाय देम। तो टीचर ने जो स्ट्रेटजी ऑप्ट की है, जो इफेक्टिवनेस है, उससे रिजल्ट से उस चीज़ को एवेल्यूएट कर सकता है और फ्यूचर के लिए उसको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। 6, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च आर, कौन कौन से हैं। तो हमारे पास ये कुछ ऐसे हैं जो साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो राइट आंसर है हमारे पास ABCF है। एम्पिरिसिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमेटिक एंड प्रेडिक्टिवनेस। सिक्योरिटी और सीक्रेटिव, यानी कि सीक्रेट रखना और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो नहीं है, बाकी
सारी ऑप्शंस इसमें हैं। 7th, in research setting, participant may act differently because they think they are getting special attention. This reaction of treatment group to the special attention rather than the treatment is called Hawthorne effect. तो इस इफेक्ट में होता क्या है कि फर्स्ट नॉर्मल हैं पर्सन, आपस में जैसे ही उसको लगा कि मैं ऑब्जर्वेशन के अंदर हूँ तो उनके इफ़ेक्ट, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसको हाथरॉन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हाथरॉन इफेक्ट इज़ व्हेन द पीपल हु आर द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट स्टडी चेंज और इम्प्रूव देयर बिहेवियर बिकॉज इट इज़ बीइंग स्टडीड। तो इसको हाथरॉन इफेक्ट कहते हैं। राइट आंसर यही है। पर उसके अलावा अटेंशन डेफिसिट क्या है? इस अटेंशन डेफिसिट का मतलब क्या है कि एक एक्टिविटी है जो कि डिसऑर्डर को चेक करने के लिए की जाती है, जिसमें कि स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारी एक अटेंशन हमें मिलनी चाहिए। ये बचपन से होती है और लॉन्ग टर्म में रहती है, ये जाती तो बिल्कुल भी नहीं है ये डिसऑर्डर। तो बच्चों में ये एवेलुएट होता है। यदि हम यंग इफेक्ट की बात करें तो यंग इन ट्रीटमेंट मूव्स पेशेंट फ्रॉम लेवल टू द सीवियर सिस्टम टू द लेवल वेयर वन कैन स्पीक साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो ये फिजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में है जो यंग इफेक्ट है। और दूसरा मार्लोव जो इफेक्ट है, एनालिसिस इज द मेथड यूज टू फोरकास्ट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल हुज प्रेडिक्टेड वैल्यू इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाई इट्स करंट स्टेट एंड नोट बाई प्रियर एक्टिविटीज़। जो करंट स्टेट है उसके बारे में बात करता है, जो पहले की एक्टिविटी के रिजल्ट है उसके बारे में नहीं है। बट राइट आंसर क्या है? हाथरॉन इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ए रिव्यूअर रिव्यू ए रिसर्च आर्टिकल विदाउट नोइंग द ऑथर्स नेम इट इज़ रेफर टू एज। जब भी कोई आर्टिकल पब्लिश होता है, पेपर पब्लिश होता है, तो उसको रिव्यू किया जाता है, रिव्यूअर करते हैं उसको। तो यदि पता चल जाए किसने लिखा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो थोड़ी फेवरिज्म आ जाती है, तो बिल्कुल ही ब्लाइंड रहता है, इसको हम ब्लाइंड रिव्यू कहते हैं। 9th क्वेश्चन, द काइंड ऑफ नंबर विच डोंट रिप्रेजेंट अमाउंट्स वर्ड्स इंस्टेड रिप्रेजेंट द काइंड डिफरेंट क्वालिटी टाइप ऑफ कैटेगरी आर कॉल्ड। तो अंडरस्टैंड करिए नॉमिनल क्या होते हैं। नॉमिनल आइडेंटिफाई द समथिंग नॉट क्वांटिटी और क्वालिटी, नॉमिनल कहते हैं। ऑर्डिनल का मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर में हो। प्राइम मतलब जिनके कोई फर्दर फैक्टर ना बने, जो किसी से डिवाइड ना हो। एब्सोल्यूट का मतलब है कि हम वैल्यूज़ को नॉन नेगेटिव कर दें, मोड लगा के जैसे करते हैं। -5 का जो एब्सोल्यूट है वो 5 है। तो राइट आंसर क्या है? नॉमिनल। क्वेश्चन नंबर 10, पोस्टर प्रेजेंटेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर, किन के लिए? तो होती क्या है ये रिसर्च कॉन्फ्रेंस में पोस्टर प्रेजेंटेशन? इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक और उसके ऊपर पोस्टर बनाए जाते हैं, एक्सप्लेन किया जाता है पर्टिकुलर थिंग, और उसके बाद डिस्कशन रहती है। तो होता क्या है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, फोक डिस्कशन होती है, आपस में डिस्कशन होती है। जब भी कोई पेपर को प्रेजेंट करने वाला और जो भी कॉन्फ्रेंस में आए होते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो राइट आंसर क्या है? इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पोज करके आप पढ़ सकते हैं। इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन है और उन 5 क्वेश्चन के बेस्ट आंसर आपने देने हैं। मैं डायरेक्ट आपको ये 5 क्वेश्चंस बता रहा हूँ और उनके आंसर्स क्या हैं। आप इसको रीड करके जज कर सकते हैं कि आपके आंसर क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल एन ओपन वर्ल्ड फंक्शन? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एवरीवन। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ ही होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लोज वर्ड की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये कॉम्बिनेशंस हैं। तो राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन एन ओपन वर्ल्ड? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? बिल्कुल पैराग्राफ में इजीली से हम समझ सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है, रिप्लेस्ड बाय रेम्यूनरेशन राइट्स, यानी कि जो राइट्स हैं वो डे बाई डिटेरेट हो रहे हैं और वो रिप्लेस हो रहे हैं रेम्यूनरेशन राइट के साथ, यानी कि पैसे के साथ। 14, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड? ये आपने डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ देना है। तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ जो है दैट द राइट आंसर इज ह्यूमन टास्क आर परफॉर्म्ड बाई मशीन्स। लास्ट क्वेश्चन है, क्रक्स ऑफ द पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इज वन ऑफ द डिफ़िकल्ट ये क्वेश्चन होता है, इसको अपने राइट आंसर चूज़ करना है। तो आप पैराग्राफ को पढ़िए अच्छी तरह, जितनी भी जो आपकी सेंस है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं क्योंकि ये 5 में से 3 आते हैं, जो 4 आते हैं, 5 से 5 आना एक
बड़ा ही इफेक्टिव और अच्छा और इंटेलेक्चुअल वे में एक बेटर किया जाता है। तो इसका वैसे तो राइट आंसर जो है वो है सेकंड, BCD, ये इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है इसमें। 16 से लेके आगे बीच में DI के क्वेश्चन आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हमेशा बात होती है। वर्बल का मतलब है कि जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, और किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं। तो यदि हम स्पीकिंग कर रहे हैं तो ओरल है, वो वर्बल है। यदि हम राइटिंग से लिख लें तो नॉन ओरल वर्बल कम्युनिकेशन है वो, यानी कि लिखना, जो वर्ड को यूज़ करना भी क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मतलब है आपके गेस्चर है, लाफिंग है, क्राइंग है, कफिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बल्स। सिंपल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मॉडर्न एजुकेशन कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब एज, इसको टेलियोलॉजिक कहते हैं। यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करिए, ये टेलियोलॉजिक, टेली का मतलब यहाँ पे होता है एंड और गोल, उसको रिप्रेजेंट करता है टेलियोलॉजिकल। और इसको फाइनलिटी भी कहते हैं, इज द रीजन और एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग विच सर्व्स एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एंड, इट्स पर्पस और इट्स गोल, एज अपोज टू समथिंग विच सर्व एज ए फंक्शन ऑफ इट्स कोज, जो एंड के बारे में बात करता है। वैसे तो हम नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि जो रिस्ट्रिक्ट नहीं है, जैसे एजुकेशन है दैट इज़ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन, तो ऐसे नहीं कि नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव है। अनअप्रोक्सीमेट का मतलब है कि मॉडर्न एजुकेशन के एग्जैक्ट और ओपन है, अप्रोक्सीमेशन में नहीं है, अनअप्रोक्सीमेट है। टेलीस्कोपिक का मतलब कि ये श्रिंक नहीं हो जाएगी, किसी को कम मिले किसी को ज़्यादा मिले, तो श्रिंक द नॉलेज नहीं है इसमें। तो टेलीलॉजिक जो है वो दैट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन वुड हेल्प द स्टूडेंट इंटरनलाइज। ये अगेन कुछ पॉइंट्स हैं, उनमें से बेस्ट कौन से हैं। तो इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं आर्टिकुलेशन क्या होता है, जो लैंग्वेज फैसिलिटी क्या होती है। तो आर्टिकुलेशन क्या है, एक्ट ऑफ स्पीकिंग क्लियरली। इसको हम क्लासरूम में जब आप हैं तो आप जिस वे से बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज फैसिलिटी का मतलब क्या है कि लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल ही आपकी क्लियर होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और प्रैग्मेटिकली वेल फॉर्म्ड होने। प्रैग्मेटिक वेल फॉर्म्ड का मतलब कि बट ही राइट वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए, इफेक्टिव का यूज़ होना चाहिए, क्लियर लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ABCD। तो ये 4 आंसर हैं। नॉन रिस्पॉन्सिव या मॉडुलैरिटी रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन में। 19 क्वेश्चन, द चैलेंजेस बिहेवियर्स ऑफ द स्टूडेंट एज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन आर। तो अगेन ये हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं। तो इसमें से राइट आंसर जो है पर्पसिव चैलेंजेस की बात करें तो ये सिलेक्टिव है। क्रिटिकल चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है, बट ये इसका पार्ट नहीं है। बाकी CDEF क्या है, राइट आंसर है इसका। 20 रूम में जाएँ तो क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज़ द बेसिस इन, अंडरस्टैंड करिए कि ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, नॉन इन्फॉर्मेटिव क्यूज़ क्या है, अटेंशन डाइवर्शन क्या है, इंटेंसिव लिसनर फोकस क्या है। तो ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन को यदि अंडरस्टैंड करते हैं तो कोई एक ऑडियंस है उसको बाइफरकेट कर दिया जाए। जैसे केबल कनेक्शन की बात करें तो एक सिटी में केबल कनेक्शन है, अपने अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, दूसरी सिटी में अपने अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। यदि आप एक कॉमन नेशनल डिश लेते हैं जो उसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कॉमन एडवर्टाइजमेंट आएगी। तो उस तरह की वैसे क्लासरूम में बात करते हैं कि 4 तरह के स्टूडेंट ना बन जाए जिसमें कि फ्रेगमेंटेशन आ जाए, अलग अलग स्टूडेंट अलग तरीके से उसको सुने। तो दूसरा ये है कि नॉन इन्फॉर्मेटिव क्यूज़ हैं। तो इन्फॉर्मेटिव क्यूज़ क्या होते हैं, एक तरह के सिग्नल्स होते हैं। तो नॉन इन्फॉर्मेटिव ऐसे भी सिग्नल ना दें जो कि बच्चे अंडरस्टैंड ना कर पाएँ। अटेंशन डाइवर्शन का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर किसी की अटेंशन है उसको डाइवर्शन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज़ ए इंटेंसिव लिसनर फोकस। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसकी बेसिस ये होनी चाहिए कि सभी को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, सभी ध्यान से सुने। उसके लिए आप सिलेक्शन ऑफ वर्ड आपके बेटर रहें, आपके कंटेंट बेटर रहें, उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत सिंपल है, फेस कोड हुआ है HGCG, देन इसको करना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको करते हैं हम। इसका पैटर्न को अंडरस्टैंड करिए क्या है। हाई जो है वो कैसे आएगा, F के बाद GH आए एक छोड़ के, ठीक है। तो हाई के लिए क्या आएगा IJ, फिर I के बाद क्या आएगा एक छोड़ के K, G के बाद H आता है एक छोड़ के I, और H के बाद I छोड़ के एक, यानी कि एक छोड़ के नेक्स्ट करेक्टर जो आता है अल्फ़ाबेट का है। तो हाई का जो कोड बना JKIJ,
तो राइट आंसर इज फोर्थ वन। द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, अब सीरीज में नेक्स्ट नंबर कौन सा, तो इसको बट देखते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें टॉलम में 3 ऐड किए तो 15 हो गया, और 15 में 6 ऐड किए 21 हो गया, 21 में 12 ऐड किए हैं, यानी कि जितना ऐड कर रहे हैं उसका डबल ऐड करते जा रहे हैं। पहले 3 किया, 6 किया, 12 किया, 24 किया, 48 किया, 57 में 48 ऐड किया तो कितना आया 105। फोर्थ इज द राइट आंसर। 23 इन द नेक्स्ट टर्म लेटर ये 2 सीरीज है, इसमें से DJOSB एक सीरीज बन रही है, दूसरा बड़े ध्यान से देखो UBWXY, दूसरा जो करेक्टर है हर एक हमारे पास इस वर्ड का, वो उसका तो हमारा मिल गया कि इसके बाद क्या आने वाला है, T आने वाला है, यानी कि दूसरा और चौथा आंसर होगा। पर पहले का कॉम्बिनेशन का उसको समझते हैं। D के बाद J आया है तो क्या आएगा, D के बाद EFGHI फिर J के बाद क्या आया KLMNO, तो एक एक कम होता जा रहा है। तो B के बाद क्या आएगा W यानी कि X। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, यदि इसी सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखें हम, दूसरे करेक्टर को YXWBUT तो T आएगा, XT इज द राइट आंसर। 24 विच ऑफ दीज वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कौन, टाल, ह्यूज, थिन, हाँ ये करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शार्प क्या है, एक पर्टिकुलर उसकी फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिफरेंट क्या है, शार्प। राम सेड टू श्याम, उसने कहा दैट गर्ल प्लेइंग विद डॉल इज यंगर टू द 2 daughters ऑफ माई फादर्स वाइफ। ये रिलेशन से रिलेटेड है, बहुत सिंपल है। राम किसने कहा, श्याम से, क्या कहा उसने कि फादर्स, और उसके बाद क्या है, ये रिलेशन बन गया फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ एक्चुअली मदर ही बनेगी उसकी, और उनकी डॉटर। तो आप क्या समझे, राम और डॉटर जो हैं दोनों क्या हुए हैं, ब्रदर सिस्टर, यानी कि आंसर इज द सिस्टर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंस डिडक्टिव आर्गुमेंट इज इनवैलिड। ये उसको समझना पड़ेगा कि हमारे आर्गुमेंट क्या है, प्रेमाइज क्या है, कंक्लूजन क्या है, वैलिड क्या है, अनसाउंड क्या है। तो उस केस में होता क्या है कि हमारे पास आर्गुमेंट जिसमें कंक्लूजन और प्रेमिसेस है, और कंक्लूजन जो प्रेमिसेस है वो क्या होता है, रीज़न ऑफर्ड एज ए सपोर्ट फॉर अदर क्लेम, और कंक्लूजन क्या होता है, क्लेम दैट इज सपोर्टेड बाय प्रेमाइस। ओके, सो यहाँ पर जो इनवैलिड आर्गुमेंट है तो कब होता है, जो प्रेमाइस तो ट्रू हो बट कंक्लूजन क्या हो, फॉल्स हो। थर्ड इज द रॉन्ग आंसर। 26, the reasoning which would help in seeking new knowledge of fact about the world is, तो पहले समझिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है कि किसी चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से करवाना है, जैसे ड्राइविंग सिखाओ आप, वेल्डिंग सिखाओ, शूटिंग सिखाओ, कुकिंग सिखाओ, प्रैक्टिकल किसी फिजिक्स की लैब में करो, केमिस्ट्री की लैब में प्रैक्टिकल करो। आप साल्ट लो, उसमें साल्ट में देखो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसको चेक करो, वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट करो, ऐसे उसको डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। डिडक्टिव का मतलब क्या है कि हमारे पास जर्नल है और आपने पर्टिकुलर स्पेशल पे जाना है, जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक है, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, उस पे जाना है। और इंडक्टिव उसका उल्टा होता है। इंडक्टिव आपने पर्टिकुलर किसी एक थ्योरी को लेना है और उस थ्योरी को लेते लेते पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, उसको प्रूव कर देना है। स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है कि डिडक्टिव यानी जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव मतलब स्पेसिफिक टू जनरल, और स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, इंडक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, given below are the two premise with the 4 conclusion drawn from taking strongly and together, which of the following conclusion could be drawn from the premises? All cats are animal. Okay, all cats are animals, words are not cats. ये cat है, all cats are animal, तो animal इसके ऊपर आया, यानी कि इसका सुपर सेट आया, यूनिवर्सल सेट आया, और words are not cat, कोई कोरिलेशन ही नहीं है, बोला ही नहीं गया एनिमल के बारे में कुछ भी, वर्ड्स आर नॉट कैट। तो ये सिचुएशन दें तो कौन है, वर्ड्स आर नॉट एनिमल। तो ये स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है तो हम इसमें देखेंगे। तो राइट आंसर क्या है, ए बी डी है। सी, ऑल एनिमल्स आर कैट, ऑल एनिमल्स आर कैट, तो ऐसा नहीं है, सभी एनिमल कैट नहीं है। ये ब्लू कलर का कलर जो है सारे ही एक तरह से ग्रे कलर के बराबर नहीं है, तो सी नहीं है, बाकी है। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। इंडक्टिव आर्गूमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, कहाँ से प्रोसीड करता है, तो ऑब्वियसली क्या है, अभी हमने अंडरस्टैंड किया है, दैट इज़ द
पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। वो क्या होता है, इंडक्टिव। जब डिडक्टिव करोगे तो यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी, दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं इसमें, ए और सी कॉन्ट्राडिक्टरी। ऑल मैन आर ह्यूमंस, सम मैन्स आर नॉट ह्यूमंस, तो दोनों क्या है आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ये DI के क्वेश्चन आ गए। ये इन क्वेश्चन को समझिए, इसमें है क्या है, ये दिए हुए हैं, मिसिंग है। यदि आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ट निकालने हैं तो 600 में से 36 को माइनस करिए तो ये 564 यहाँ पे आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 300 यहाँ पे आएगा। और ये क्वेश्चन ही है आगे जिसमें परसेंटेज इसको निकालेंगे, 200 इसका आंसर आएगा। यदि यहाँ पे निकालना है तो 300 में से 216 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है 84 यहाँ पर आएगा। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 312 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 200 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में देखते हैं कैसे है, बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द following could be the full marks in the mathematics if the pass marks in the mathematics is 35% and the person who are just passed is 70। तो कहा क्या गया है कि हमारे पास 35% में पास होता है, टोटल 70 हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास 35% ऑफ एक्स टोटल निकालने हैं, कितने हैं 70, और एक्स की वैल्यू निकालो 200, तो 200 इज़ द राइट आंसर। तो यदि इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 200 आएगा। 32 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क दैट स्टूडेंट कैन स्कोर इन ऑल द 5 सब्जेक्ट। तो अभी अभी कैलकुलेट किया हमने, 600 200 कैलकुलेट किया, ये ऑलरेडी दिए हुए हैं। सभी को इनको जोड़ेंगे एंड वाले कॉलम से तो 1000 आया। ठीक है, 33 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इन द साइंस एंड द नंबर ऑफ द पास इन सोशल स्टडीज़। डिफरेंस क्या है, तो देखिए क्या है, फेल्ड स्टूडेंट इन साइंस तो कितने आए 84, पास स्टूडेंट इन सोशल स्टडी कितने आए 312, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आए 228 इज द राइट आंसर। 34 क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज बिटवीन द पास परसेंटेज ऑफ सोशल स्टडी एंड पास परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालने का फार्मूले से SST की परसेंटेज 312 पास हुए, 360 टोटल है। सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आना था, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर, तो ये 60 कट गई। और उसके बाद क्या है, ये जो डिवाइड में बोल रहा हूँ ये क्या है, मल्टीप्लाई परसेंटेज का, जैसे ये मल्टीप्लाई, तो 0 कट गई। 50.6 इंटू 10 86.6 आएंगे। 240/300 बड़े आराम से कट रहे हैं, 80% आएंगे। दोनों का डिफरेंस कितना है 6.6, और अप्रोक्सीमेट आंसर क्या, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, इन विच सब्जेक्ट वाज द फेलियर परसेंटेज लिस्ट, कम से कम है। वैसे तो देखने से पता चल जाता है, पर यहाँ पे चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें कितनी है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी परसेंटेज है उसमें फर्स्ट वन में 6% है, 20 है, 28 है, 13 है। तो आप उससे देख सकते हैं कि हम सबसे कम किसकी है, इंग्लिश की है। तो राइट आंसर क्या है, इंग्लिश। अभी और 15 क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो 15 है, फुल फॉर्म ऑफ PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सो सिंपल। टेराबाइट किसके बराबर होता है, तो इस चीज़ को समझिए आपके। टेराबाइट ये क्या होता है, किलो में 10⁻³ ये बाइनरीज की बात करते हैं। ठीक है, 2⁻10⁻24 होता है। तो उसके बाद क्या है, किलो के बाद आता है मेगा, मेगा बाद गीगा, गीगा बाद टेरा। तो ऑब्वियसली राइट आंसर इज द सेकंड इज द राइट आंसर। 38 बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, ये बेसिक उसके 2's कम्प्लीमेंट। 2's कम्प्लीमेंट निकालते क्या है, वैसे 1's कम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये इसका 1's कम्प्लीमेंट के लिए, 1's कम्प्लीमेंट का मतलब 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, ये किया, एक ऐड किया, ये आया। राइट आंसर इज द सेकंड, वेरी सिंपल। DNS ये ऑब्वियसली सिंपल है, डोमेन नेम सिस्टम, सेकंड इज द राइट आंसर। 40 विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू। तो मोडेम इज वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं होता है, ये एक डिवाइस है जो कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और आपके सिस्टम के बीच में काम करती है, सो दैट कि आपको इंटरनेट सर्विसेज मिल गई। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो राइट आंसर इज A and C। 41 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कंज्यूम द मैक्सिमम वाटर इन इंडिया। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो सबसे ज़्यादा 87.9% को यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज 3। प्लांट सुटेबल फॉर द बायो मॉनिटरिंग ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, ये ह्यूमंस के लिए बहुत ही ख़राब है, पर इसकी मॉनिटरिंग आप कैसे करोगे, ये मॉनिटरिंग करोगे आप वाइट पान से, मोज और लीचन से। ये हमारे पास क्या है, ये वाइट पाइन है जिसके
मोज और लिचन्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पेड़ों पे हो जाते हैं और वैसे ही इस तरीके से बन जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? फर्स्ट वन। 43 अर्थक्वेक क्रिएटेड मेजर मैग्नीट्यूड, तो ऑब्वियसली वो 7 to 7.9 है। द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन यूजिंग द बायोमास एज ए मेजर एनर्जी सोर्स, तो राइट आंसर क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू ग्रो द एनर्जी क्रॉप्स। 45 क्या है? असर्शन है और उसका रीजन है क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इंक्रीज सोशल टेंशन इन इंडिया। द रीजन क्या दे रहे हैं? द फ्रिक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑन फूड सिक्योरिटी। बिल्कुल सही है, दोनों आंसर असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। 46 फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, सभी को लगता है नालंदा है, पर नालंदा नहीं है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी है भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ये 1982 में हुई थी, या नालंदा 1987 में ओपन हुई थी। वैसे नालंदा की बात करें तो पुराने ठीक है, पर अभी जो ओपन हुई है ओपन यूनिवर्सिटी वो बाद में ओपन हुई है। 47 1948 whose chairman as University Education Commission was set up by reconstruct the university education in India, तो हमारे राधा कृष्णन थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और एजुकेशन मिनिस्टर। यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस आर कैटेगराइज इनटू, किस में कैटेगराइज होता है? ABCD, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में। ओके। 49 ई पाठशाला, ये NCERT का है, NCERT ने ये प्रोवाइड की थी ई पाठशाला, जिसमें इलेक्ट्रिकली आप बुक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बुक्स वहाँ पर अवेलेबल है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द काउंसिल ऑफ द रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ अथॉरिटी इज सिचुएटेड है हैदराबाद में, ये है हैदराबाद में सिचुएटेड है। सो दीज आर द 50 क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।